Hello, my dear friends. I am Priya Saswat, your NEET बायोलॉजी मेंटर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था मेमोरी ग्लैंड, जिसको हम लोग ब्रेस्ट के नाम से भी जानते हैं। उसके पूरे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग फीमेल का ही नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, जिसको oogenesis प्रोसेस कहते हैं। ह्यूमन के मेल में हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस स्टडी किया था और ह्यूमन के फीमेल में हम लोग oogenesis का स्टडी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट oogenesis। आज हमारा लेक्चर 13 होगा। लेक्चर 13 हम लोग आज oogenesis पढ़ रहे हैं। oogenesis मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ओवा। सिंपल। ऊ मतलब ओवा, एग, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन होना। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस कहा था। ठीक उसी प्रकार ओवा यानी कि एग के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम लोग oogenesis कहेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोगों ने याद किया होगा, थोड़ा रिवाइज कर लीजिए कि स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट किए थे। किससे स्टार्ट किए थे? स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट किए थे, जो कि डिप्लॉइड है। और स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है प्यूबर्टी के एज में स्टार्ट होता है, लेकिन oogenesis में थोड़ा अलग है कि ये फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है। एम्ब्रायोनिक लाइफ कहने का मतलब एम्ब्रायोनिक लाइफ अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है। ठीक बात। तो चलिए एक दो पॉइंट तो जानते हैं। oogenesis मतलब क्या होता है? oogenesis मतलब द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवा, या ओवा को एग के नाम से ही जानते हैं, नाउन एज oogenesis। क्लैरिटी आ रही है इतना? oogenesis प्रोसेस एम्ब्रायोनिक लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट्स इन द एम्ब्रायोनिक लाइफ, या कहीं लिखा रहे एम्ब्रायोनिक लाइफ के बदले में अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, या अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोगों ने स्पर्मेटोगोनिया से स्टार्ट किया था, तो oogenesis में हम लोग oogonia से स्टार्ट करेंगे। जैसे ये oogonia सेल हो गया, ये कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। बोलो। एक्चुअली स्पर्मेटोगोनिया जो होता है, जैसे स्टेम सेल पढ़े होंगे, मल्टीपोटेंट होता है, प्लूरीपोटेंट होता है, ठीक है, टोटीपोटेंट होता है, यूनिपोटेंट होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया एंड oogonia जो है, ये दो टाइप के जो सेल हैं, ये यूनिपोटेंट स्टेम सेल है। कैसा सेल है? यूनिपोटेंट स्टेम सेल। स्टेम सेल मालूम है? थोड़ा सा हटके ज्ञान की बात कर देते हैं। स्टेम सेल वैसे सेल को कहते हैं जो अनडिफरेंशिएटेड हो और सेल्फ रिन्यूअल हो। यानी कि सपोज कीजिए ये कोई स्टेम सेल है, ये क्या है? स्टेम सेल है। तो ये स्टेम सेल जो होता है अनडिफरेंशिएटेड होता है, अनडिफरेंशिएटेड। ठीक है। और क्या होता है? सेल्फ रिन्यूअल। सेल्फ रिन्यूअल मतलब कहने का, इसका अगर डिवीजन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, तो कोई एक नेक्स्ट सेल बना जिसको हम लोग प्रोजेनाइटर सेल नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? प्रोजेनाइटर सेल। और ये एक तो प्रोजेनाइटर सेल बनाया, और ये फिर से ये स्टेम सेल भी बनाएगा एक। दैट इज व्हाई स्टेम सेल्स आर undifferentiated and self-renewal. So spermatogonia and oogonia both are unipotent stem cell। इस बात का ध्यान रखिएगा।
अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, स्पर्मेटोगोनिया एंड oogonia आर यूनिपोटेंट स्टेम सेल। टोटीपोटेंट होता है, मल्टी टोटीपोटेंसी मतलब होल के होल ऑर्गेनिज्म ही बना देना, दैट इज टोटीपोटेंट। ठीक है, प्लूरीपोटेंट जितने भी ऑर्गन है सारे के सारे ऑर्गन बना दो, ऑर्गेनिज्म न बना के टोटल जो भी डिफेक्टेड ऑर्गन है वो ऑर्गन बना दिया। ठीक है, और मल्टीपोटेंट में जो सेल गड़बड़ है उस सेल को बना दो। यूनिपोटेंट में जैसे जर्म सेल आ गया, इसमें सेक्स सेल, स्पर्मेटोगोनिया और oogonia, समझ में आ रहा है। तो स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड एंड सेल्फ रिन्यूएबल। प्रोजेनाइटर सेल कहने का मतलब सोमैटिक टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल, जिसको सोमैटिक सेल भी कहते हैं। समझ में आ गया, वो डिफरेंशिएशन होके होता है, माइटोसिस में डिफरेंशिएशन होता है, वही चीज है। तो हम लोग यहाँ oogenesis में हम लोग oogonia से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? oogonia से, स्पर्म में स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया। अब ये oogonia और इरेज कर देते, इसको लिख लिया है, अच्छे से प्रोसेस को पढ़ ले। सॉरी यहां देखिए, ये एक oogonia सेल है, ये क्या है? oogonia सेल, oogonia है। oogonia कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। और कैसा होगा? इसका क्रोमोसोम कैसा होगा? 44 प्लस x, कैसा होगा? 44 प्लस x, यही हो गया। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन होने से ये एक प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन करेगा। इसका डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ और ये एक बना दिया प्राइमरी oocyte। 1 डिग्री oocyte मतलब प्राइमरी oocyte, समझ में आ रहा है? प्राइमरी oocyte। ठीक है, ये सब फीटल स्टेज में ही चल रहा है, ये सब फीटल स्टेज में ही चल रहा है, समझ में आ रहा है। अब इस प्राइमरी oocyte का ग्रोथ होगा तो फिर ग्रोथ फेज में एंट्री करेगा। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोगों ने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज, और बोला था मैच्योरेशन फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज। ठीक उसी प्रकार इसमें भी मैच्योरेशन फेज जो होगा वो क्या होगा? लॉन्गेस्ट फेज होगा। ये हम लोगों ने प्राइमरी oocyte बना दिया। ये सब कहाँ चल रहा है? अभी फीटल लाइफ में ही चल रहा है। कहाँ चल रहा है? फीटल लाइफ में ही चल रहा है। ठीक है, अब क्या होगा? अब ये प्राइमरी oocyte जो है फर्दर इसमें मियोसिस होता है। प्राइमरी oocyte में क्या होता है? मियोसिस होता है। अब यहाँ मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हो जाता है, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट्स, लेकिन कंप्लीट नहीं होता, अरेस्ट हो जाता है। मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट्स बट अरेस्टेड इन डिप्लॉटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। भाई प्राइमरी oocyte में तो oocyte इन राइट डाउन किया, प्राइमरी oocyte तो बना, प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट हो रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो अरेस्ट हो जा रहा है। किस स्टेज में? प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लॉटिन स्टेज में। और एक बात, ऐसा क्यों हुआ? कोई बता सकते हैं? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि फीटल लाइफ के दौरान ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का कमी होता है, लैक ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जिसके वजह से ये प्रोफेज फर्स्ट अपना मियोसिस कंप्लीट नहीं कर पाता। मियोसिस फर्स्ट, समझ में आ रहा है क्यों नहीं हुआ? ड्यू टू लैक ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ड्यू टू लैक ऑफ
ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कोई नहीं बताएगा। ये बड़ा कंसेप्ट है कि ड्यू टू, ऐसा क्यों हुआ, ड्यू टू लैक ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। एक्चुअली LH फीटल लाइफ में तो कम ही होगा, ना ही के बराबर होगा। समझ में आ रहा है। और यहाँ एक चेक पॉइंट काम करता है, G2M चेक पॉइंट वर्क्स करता है। ठीक है, G2M चेक पॉइंट्स वर्क करता है। अब ये भी अभी तक यहाँ फीटल लाइफ ही चल रहा है ना, ये फीटल लाइफ ही अभी चल रहा है। अब यहां से क्या हुआ, अब यहां बर्थ हुआ, अब यहां बर्थ हुआ। बर्थ के बाद क्या होगा, चाइल्डहुड आएगा। अब क्या हुआ, चाइल्डहुड आया। अब चाइल्डहुड के बाद क्या आता है, प्यूबर्टी आ जाता है, प्यूबर्टी आ जाता है। अब यहां ये प्यूबर्टी स्टेज आया, क्लियर दिख रहा है यहाँ। अब ये प्यूबर्टी स्टेज आया। प्यूबर्टी स्टेज आने के बाद, प्यूबर्टी स्टेज आने के बाद क्या करता है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर जाता है। क्योंकि प्यूबर्टी तो होता है रिप्रोडक्टिव एज होता है, यहाँ LH हार्मोन इंक्रीज कर जाता है, यहाँ कमी नहीं रहता, इंक्रीज कर जाता है। कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा। यहाँ क्या हो जाता है, प्यूबर्टी एज पर इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH, जिसके वजह से अब ये प्राइमरी oocyte जो है ये अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लेता है। इतना से है तो खेला है। अब ये अपना प्राइमरी oocyte क्या क्या कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ क्या हो गया, मियोसिस फर्स्ट, प्यूबर्टी आने के बाद मियोसिस फर्स्ट कंप्लीटेड, कंप्लीट हो गया। तो क्या बना दिया, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुआ, मियोसिस फर्स्ट इज अ रिडक्शनल डिवीजन। अब यहां बना दिया ये सेकेंडरी oocyte। अब यहां क्या बना दिया, सेकेंडरी oocyte, साथ साथ एक पोलर बॉडीज भी बना दिया। पोलर बॉडीज में साइटोप्लाज्म का अमाउंट नेग्लिजिबल रहता है, वो टोटल अपना साइटोप्लाज्म सेकेंडरी oocyte को ही दे देता है। समझ में आ रहा है, सेकेंडरी oocyte को ही दे देता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकेंडरी oocyte है। और ये हमारा क्या है, फर्स्ट पोलर बॉडीज है। तो फर्स्ट पोलर बॉडीज कब बना, कोई बता सकते हैं? मियोसिस फर्स्ट जो हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, उसके कंप्लीशन के बाद बना, उसके कंप्लीशन के, कंप्लीट मियोसिस फर्स्ट हुआ तब ना। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाइए, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ इक्वल साइटोकाइनेसिस हुआ है या इक्वल कैरियोकाइनेसिस हुआ है, कोई बता सकते हैं? ध्यान दीजिए, साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। यहां इक्वल कैरियोकाइनेसिस तो हुआ है बट अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हुआ है, क्योंकि ये साइटोकाइनेसिस, ये साइटोप्लाज्म फर्स्ट पोलर बॉडी जो है सेकेंडरी oocyte को ही दे दिया। कंसेप्ट समझ में आई, आया? तो यहां क्या हो गया, यहां क्या हो गया, इक्वल कैरियोकाइनेसिस। इस प्रोसेस का ही कंसेप्ट है, वही बता रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस नहीं बता रहे हैं। भले आपने सोचा नहीं होगा, सोचने की कष्ट करें। ये इक्वल कैरियोकाइनेसिस एंड अनइक्वल साइटोकाइनेसिस, समझ में आ रहा है? अनइक्वल साइटोकाइनेसिस क्यों लिखे, क्योंकि फर्स्ट पोलर बॉडीज का साइटोप्लाज्म तो नेग्लिजिबल है, वो सेकेंडरी oocyte को ही दिया है। तो इक्वल साइटोकाइनेसिस तो नहीं हुआ, बोलो, नहीं हुआ। और इक्वल कैरियोकाइनेसिस हुआ है क्योंकि इसके पास भी न्यूक्लियस है, इसके पास भी न्यूक्लियस है। समझ में आ रहा है? तो ये सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte हैप्लोइड होगा। ये कैसा होगा, हैप्लोइड होगा।
ये कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। अब ये सेकेंडरी oocyte भी जो है मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट हो जाता है। समझ में आ गया, मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट हो जाता है। क्यों अरेस्ट होता है, क्योंकि वहां साइटोस्टैटिक फैक्टर का कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। हाई साइटोस्टैटिक फैक्टर की वजह से एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है इनहिबिट हो जाता है, जिसके वजह से ये सेकेंडरी oocyte भी मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट हो जाता है। तो इस बात को भी लिखिए, सेकेंडरी oocyte arrested in मेटाफेज सेकंड। क्यों, ड्यू टू हाई साइटोस्टैटिक फैक्टर, ड्यू टू हाई साइटोस्टैटिक फैक्टर। हाई साइटोस्टैटिक फैक्टर। अब साइटोस्टैटिक फैक्टर क्या है, ये सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है, लेकिन साइटोस्टैटिक फैक्टर का जिक्र किए तो वो भी मेरा बताना फर्ज है। एमओएस कॉम्प्लेक्स जो होता है, एमओएस मोलोनी सार्कोमा, मोलोनी सार्कोमा ओंकोजीन, ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। समझ में आ रहा है, ये इनहिबिट करेगा किसको, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को, जिसके वजह से ये सेकेंडरी oocyte मेटाफेज सेकंड में ही अरेस्ट हो जाता है। क्लैरिटी आई। और ये एमओएस जो है यही तो है साइटोस्टैटिक फैक्टर, यही क्या है, साइटोस्टैटिक फैक्टर। समझ में आ गया। अब क्या होता है, यही अरेस्ट हो गया, अब सेकेंडरी oocyte रप्चर कर जाएगा तो ओव्यूलेशन उसी को कहते हैं, जो एलएच सर्ज की वजह से होता है। अब तो प्यूबर्टी में क्या है, एलएच हार्मोन तो है ही, एलएच हार्मोन का कंसंट्रेशन तो है ही प्यूबर्टी से, तब एलएच हार्मोन सर्ज हो जाएगा, जिसके वजह से सेकेंडरी oocyte रप्चर हो जाएगा, ओव्यूलेशन हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ओव्यूलेशन अकर, है ना। अभी तक ये उसी में मेटाफेज सेकंड में ही अरेस्ट है, जिसके वजह से क्यों है, ड्यू टू हाई साइटोस्टैटिक फैक्टर। साइटोस्टैटिक फैक्टर एमओएस कॉम्प्लेक्स है जो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर देता है। अब यहाँ ओव्यूलेशन हुआ, ठीक है, ओव्यूलेशन हुआ, अब क्या होगा, स्पर्म का एंट्री हो जाएगा, स्पर्म आएगा, स्पर्म आने के बाद क्या करेगा, वो एग को एक्टिवेट कर देता है, ओवा को एक्टिवेट करेगा सेकेंडरी oocyte को। समझ में आ गया, स्पर्म और एग का इंटरेक्शन होगा, समझ में आ रहा है, हाँ, जिसके वजह से अब वहां कैल्शियम आयन क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा कैम काइनेज को। वो कैम काइनेज क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा ये साइटोस्टैटिक फैक्टर एमओएस कॉम्प्लेक्स को, जिसके वजह से एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स अपना तैयार है काम करने के लिए। अब मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लैरिटी आई। मियोसिस फर्स्ट इज अ रिडक्शनल डिवीजन वेयर एज मियोसिस सेकंड इज एन इक्वेशनल डिवीजन। क्लैरिटी है। अब यहाँ क्या मारा, कौन एंट्री मारा, अपना स्पर्म एंट्री मारा, अपना जवान एंट्री मार दिया, एंट्री ऑफ स्पर्म। अब स्पर्म एंट्री मारा तो इंटरेक्शन तो करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होता है, तब अपना जवान एंट्री मारा तब तो इंटरेक्शन करेगा। अब एक क्या करेगा, कैल्शियम +2 को रिलीज करेगा साइटोसोल में। समझ में आ रहा है। अब स्पर्म क्या किया, एंट्री मारा, सपोज कीजिए ये हमारा स्पर्म है, एंट्री मारा, अब क्या हुआ, एग एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट हुआ, ठीक है। और क्या करता है कि ये एग जो होता है कैल्शियम +2 को रिलीज करता है इन साइटोसोल,
इन साइटोसोल, कहाँ, साइटोसोल में। और कैल्शियम आयन क्या करता है फिर, कैल्शियम आयन जो है क्या करेगा, बोलो, वो एक्टिवेट करेगा कैम काइनेज को, एक्टिवेट कैम काइनेज को। और ये कैम काइनेज क्या करेगा, डिग्रेड कर देगा एमओएस कॉम्प्लेक्स साइटोस्टैटिक फैक्टर को। अब ये क्या करेगा, इनहिबिट या डिग्रेड एमओएस कॉम्प्लेक्स, एमओएस कॉम्प्लेक्स। ये एमओएस कॉम्प्लेक्स क्या है, साइटोस्टैटिक फैक्टर है। उसके बाद क्या हो जाएगा फिर, तब एक्टिवेशन ऑफ एपीसी। अब क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ एपीसी, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है, ठीक है। इसको इतना तक राइट डाउन कीजिए, थोड़ा सा इरेज करेंगे अब ऊपर से, इसको यहां से कीजिएगा, फिर अपने को यहीं से स्टार्ट करना है, नीचे से हमें स्पेस नहीं मिला इसी वजह से, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो ध्यान देना है कि प्राइमरी oocyte जो होता है अरेस्ट हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो होता है चाइल्डहुड तक कम रहता है, जिसके वजह से फीटल से चाइल्डहुड तक कम रहता है, जिसके वजह से प्राइमरी oocyte जो होता है अरेस्ट हो जाता है कहाँ, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लॉटिन स्टेज में। क्लैरिटी आ रहा है, इसको राइट डाउन कर लीजिए। प्यूबर्टी आते आते क्या हो जाएगा, प्यूबर्टी आने के बाद तो एलएच हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, जिसके वजह से प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लेगा, तो वहां से सेकेंडरी oocyte बनता है और फर्स्ट पोलर बॉडीज बनता है। क्लैरिटी है, राइट डाउन कर लीजिए। या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये सेकेंडरी oocyte जो है, सेकेंडरी oocyte भी मेटाफेज सेकंड में अरेस्ट हो जाता है ड्यू टू हाई साइटोस्टैटिक फैक्टर। वो साइटोस्टैटिक फैक्टर मोलोनी सार्कोमा ओंकोजीन होता है, जो कि इनहिबिट कर देता है किसको, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को, जिसके वजह से अरेस्ट हो जाता है। अब वो क्या होता है, जब स्पर्म एंट्री मारेगा तब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, है ना। मियोसिस सेकंड कंप्लीटेड आफ्टर द एंट्री ऑफ द स्पर्म। यहां अपना स्पर्म जवान एंट्री मारा, जिसके वजह से एमओएस कॉम्प्लेक्स डिग्रेड हुआ, क्योंकि एक का एक्टिवेशन हुआ, और वहां से एक क्या करता है, कैल्शियम आयन को साइटोसोल में रिलीज करता है। उस साइटोसोल के में कैल्शियम आयन रिलीज किया, तब वो कैल्शियम आयन कैम काइनेज को एक्टिवेट कर दिया, जिसके वजह से कैम काइनेज क्या करता है कि एमओएस कॉम्प्लेक्स जो साइटोस्टैटिक फैक्टर है उसी को डिग्रेड कर देगा। अब एमओएस कॉम्प्लेक्स डिग्रेड हुआ तो बताइए एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स तो एक्टिवेट ही होगा, है कि नहीं, क्योंकि यहां पढ़े ही हैं कि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स को एमओएस कॉम्प्लेक्स इनहिबिट करता है। हम अगर इसी एमओएस कॉम्प्लेक्स का खात्मा कर दें तो क्या ये एक्टिवेट होगा ना, होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, ये कॉमन सेंस है। तो वही तो हम किए हैं, अपने जवान को, स्पर्म को एंट्री मराए हैं, समझ में आ रहा है, हाँ, जिसके वजह से कैम काइनेज इनहिबिट या डिग्रेड एमओएस कॉम्प्लेक्स डिग्रेड हुआ तो एक्टिवेशन ऑफ एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स हुआ, जिसके वजह से मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुआ। अब क्या हुआ, ऊपर इरेज कर दें, आप अपना नीचे से, इससे नीचे ही स्टार्ट कीजिएगा, समझ में आ रहा है। एमओएस क्या है, साइटोस्टैटिक फैक्टर है, क्या है, नाम क्या है, मोलोनी सार्कोमा ओंकोजीन, समझ में आ रहा है। क्लैरिटी है,
आप लोग यहीं से स्टार्ट कीजिएगा, आपने जवान जहां एंट्री मारा ये लिखे, अब इसी से ऊपर से स्टार्ट कीजिएगा। अब क्या होगा कि मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा, मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा। अब मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुआ, ऐसे लिखिए, यहां सेकेंडरी oocyte ले लिए हैं, यहां हम ये सेकेंडरी oocyte लीजिए, सेकेंडरी oocyte एंट्री मारा स्पर्म के एंट्री मारने के बाद ही मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगा। मियोसिस सेकंड कंप्लीटेड, अब कंप्लीटेड हुआ मियोसिस सेकंड, कोई रिडक्शनल डिवीजन है क्या? ना, इक्वेशनल। अब इक्वेशनल डिवीजन होगा, ये तो हैप्लॉइड ही। अब ये क्या बना देगा, अब ये एक तो ओभा बना देगा, ओभा जिसको ऊटिड कहते हैं, एक सेकेंड पोलर, यही ऐसे कर लीजिए। अब क्या बना देगा, ये हमारा ओभा बना, यानी ऊटिड बना, ठीक है। और यहां सेकेंड पोलर बॉडीज बना, ये सेकेंड पोलर बॉडीज बना, क्लैरिटी है। पोलर बॉडीज में साइटोप्लाज्म नहीं होता। अब यह हमारा ओभा या ऊटिड बन गया, यही हमको बनाना था और तो कुछ बनाना नहीं था। समझ में आ रहा है? oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओभा। अब हम ओभा बना ही लिए, और कुछ बनाना है क्या? अब तो कुछ नहीं बनाना है, हमारा oogenesis खत्म, बस और कुछ नहीं है oogenesis में, समझे? एक चीज, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोग पढ़े थे, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म बनाता है, स्पर्मेटोजोआ, लेकिन यहाँ एक ही oocyte, प्राइमरी oocyte एक ही ओभा बनाया, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वन प्राइमरी spermatocyte gives rise to कितना? 4 स्पर्मेटोजोआ, 4 स्पर्मेटोजोआ, लेकिन वन प्राइमरी oocyte gives rise to only one ova या ooted। ये डिफरेंस है, इस बात को सेट कर लीजिएगा, पूछा भी जाएगा, यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा। ये पूरा हमारा oogenesis आज का कंप्लीट हुआ, समझ में आ रहा है? अब बचा है फॉलिकुलोजेनेसिस। फॉलिकुलोजेनेसिस के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन का स्टेप्स बताएंगे, फिर क्लीवेज थोड़ा सा पहले भी बता चुके हैं, पार्चुरेशन, लैक्टेशन, बात पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन का गेम ओवर, ठीक है। इसको अच्छे से राइट डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं समझ में आवे बार बार वीडियो देखिएगा, 1-2 बार देखिएगा, समझ में आ ही जाएगा। और हमारे लिए भी कुछ कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।